हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। इस टॉपिक पे आधारित हम लोगों ने दो लेक्चर को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 123 क्वेश्चन एनालिसिस के साथ कवर किया है। आज के लेक्चर में इस टॉपिक को हम लोग खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। करीब 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है। इसका सही जवाब है नेफेड। जो लोग पिछला लेक्चर को एनालिसिस किए हुए हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनको पता है कि नेफेड क्या है। वहां पे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। 125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। तो उस एजेंसी का नाम बताना है जो भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। वो है आपका इफको। नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और एमएमटीसी जो है भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं, जबकि इफको रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन, निर्यात और आयात करने वाली संस्था है। 126 है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। सही जवाब है राजीव के द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। 127 है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पे है। सही जवाब है वाराणसी। 128 नंबर में आपको बताना है कि जो सुनहरे चावल है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह है विटामिन ए। सुनहरा जो चावल है, गोल्डन जो राइस है, गोल्डन राइस जिसे बोलते हैं, ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है जिसे बीटा कैरोटीन जो खाने वाले चावल में प्रो विटामिन ए उपलब्ध कराता है। इसके जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है कह सकते हैं कि तैयार किया जाता है। 129 नंबर है, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन। सी ऑप्शन। क्यों? देखिए, कृषि उत्पादों की मांग स्थायित्वहीन लोचहीन होती है। इसका कारण है कि अधिक पैदावार की स्थिति में किसानों के लिए कीमत और उनकी कुल आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 130 नंबर है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे हुई थी। इसका सही जवाब है पंतनगर में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1960 में जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है जो पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। 131, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार करना है और आरंभ के वर्ष के अनुसार जो है इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन को देखिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है पहला जो आएगा वह कृषि विज्ञान केंद्र। इसके बाद आपको प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, और तीसरा स्थान है आपका राष्ट्रीय कृषि तकनीकी योजना, और आपका 4 स्थान पे आएगा राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, यानी दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है पुडुचेरी में की गई। छोटे और सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति जो है इसमें सुधार के लिए, इसमें रिफॉर्म के लिए कह सकते हैं कि खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत 1979 में की गई। कृषि संबंधी सहयोग के माध्यम से खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने और कृषि उत्पादों को बाजार केंद्रित बनाकर गरीबी उन्मूलन और आय सृजन के लिए राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी योजना की शुरुआत 2006 में की गई। आईएसीआर ने भारत सरकार और विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना की शुरुआत नवंबर 1998 में की। तो याद रखिएगा। 132 नंबर है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है। सही जवाब है मैसूर में। ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहां पे स्थित है। हैदराबाद में है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 134, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है। तो झांसी में। 135,
नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 में जो है प्रारंभ किया गया था? तो नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से आपको बताना है कि किस राज्य में 2000 में जो है प्रारंभ किया गया था। तो सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन। यह 2000 में जो है प्रारंभ किया गया था। यह आंध्र प्रदेश में जो है शुरुआत इसकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 में आपको बताना है कि विचार करके कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, और दूसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका सही स्टेटमेंट है, यानी बी ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है? केंद्र सरकार चीनी के हर मौसम में गन्ने का अब जो है सांविधिक न्यूनतम मूल्य नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य का निर्धारण करती है। 22 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने वर्ष 1996 के गन्ना नियंत्रण आदेश में संशोधन के लिए जो है गन्ना नियंत्रण आदेश 2009 जारी किया था, और इस संशोधन आदेश के द्वारा जो है 1966 के मूल्य आदेश से न्यूनतम मूल्य को जो है उचित और लाभकारी मूल्य से प्रतिस्थापित कर दिया गया। जो 1966 का मूल उद्देश्य था इसको बदल दिया गया उचित और लाभकारी मूल्य से। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत चीनी और गन्ना जो है आवश्यक वस्तु है। 137 गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा जो संगठन है अनुमोदित करता है? इसका सही जवाब है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, ए ऑप्शन। 138 है गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्रिमंडलीय समिति जो है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसके बारे में 2-3 लाइन है, देख लेते हैं। गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित और लाभकारी मूल्य की जो है घोषणा की जाती है। यह कार्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। अन्न, खरीफ और रबी जो फसलें हैं इनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संतुति के आधार पर की जाती है। तो दोनों बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। भारतीय खाद्य निगम के लिए खदानों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है तो इसके साथ साथ और क्या शामिल है? भारतीय खाद्य निगम के लिए खदानों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है? वह बताइए। प्रॉपर प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, सी ऑप्शन। और इस पे आप जो सिनॉप्सिस बना हुआ है इसको एनालिसिस कर सकते हैं। जो एफसीआई है इन दोनों से जो इनके जो इकोनॉमिक कॉस्ट है 2 पार्ट हैं, एक है अभिग्रहण लागत और दूसरा है वितरण लागत। ठीक है, इन दोनों में जो पहला जो पार्ट है जो अभिग्रहण लागत है इसके 2 पार्ट हैं। इन दोनों को मिलाते हैं और मिलाने से यानी जो न्यूनतम समर्थन जो एमएसपी है और जो किसानों को दिया गया बोनस है यदि है तो इन दोनों को मिलाते हैं तो अधिग्रहण लागत जो है प्राप्त होती है। भारतीय जो कह सकते हैं भारतीय खाद्य निगम है इनके लिए खदानों की आर्थिक लागत खदानों के अधिग्रहण लागत यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ जो प्रॉपर प्रासंगिक प्रभार है इनको और वितरण लागत का जो है योग होती है। तो सी उत्तर आपका सही जवाब है। 140 से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 2 दिए गए हैं, पहला दूसरा। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आप कथन को खुद जो है एनालिसिस करके हमें जवाब बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, अगर आपने इस स्टेटमेंट को इस कथन को दोनों कथनों को जो है आपने अगर पढ़ लिया है तो इसका सही जवाब होगा आपका इन दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, कैसे सही नहीं है? डी ऑप्शन वैसे आपका सही जवाब होगा। न तो ए न तो दो, मतलब न तो पहला न तो दूसरा जो है सही है। देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। वहां पे क्या दिया गया था? देखिए यहाँ पे दिया गया था आपका जो कह सकते सभी अनाज दाल तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
जो खरीद है भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। तो पहला तो गलत ऐसी है। अनाजों और दालों की एमएसपी जो है किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते, तो ये भी गलत है। और इसमें जो है आपका 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है और इस सिफारिश के आधार पर भारत सरकार कुल 25 यानी 23 और 2 और फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो है अनुशंसित फसलें जो है निम्न है। कौन कौन सी फसलें हैं देख लेते हैं। जो अनाज है इसमें जो आता है धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी, जौ है। दालों में चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, मसूर है। तिलहन में मूंगफली, सरसों, सूर्यमुखी, सोयाबीन, सेसामम, कुसुम और नाइजर सीड, तोरिया, कच्चा कपास और कच्चा जूट आदि है। प्रत्येक फसल के लिए जो भी एमएसपी निर्धारित की जाती है वह पूरे देश में एक समान होती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई उदाहरण जो है नहीं पाया गया जहां अनाज और दालों का एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया गया हो जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। हालांकि सरकार एमएसपी 25 फसलों के लिए जारी करता है, परंतु खरीद मुख्यतः चावल, गेहूं और कपास की होती है। खरीद भी कई राज्यों में सीमित होती है जिससे सभी किसानों को एक बराबर लाभ जो है प्राप्त नहीं हो पाता है। 141 में जो क्वेश्चन है 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका पहला सत्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागतें। देखिए इसमें जो है इसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी और लाभदायक बनाने के लिए लागत की बृहद संकल्पना C2 और C3 को जो है अपनाया गया था। C2 लागत में वास्तविक मालिक द्वारा जब उत्पादन किए गए सभी वास्तविक व्यय होते हैं, नगद और वस्तु दोनों, इन दोनों को शामिल किया जाता है। साथ ही इसे पट्टे की जमीन का लगान, पारिवारिक श्रम का मूल्य, स्वामित्व वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्य पर ब्याज, स्वामित्व वाली भूमि का लगान मूल्य आदि जो है शामिल होता है। C3 लागत में C2 और C2 का जो 10% होता है इसको शामिल होता है, किया जाता है। लागत गणना प्रति क्विंटल और प्रति हेक्टेयर दोनों ही आधारों पर होती है। एमएसपी में उत्पादक सब्सिडी के भी सम्मिलित हो जाने के कारण जो है यह C2 लागत से सदैव अधिक रहता है। 142 से भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल के जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया और इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। और इस संस्था के द्वारा 23 फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। तो 23 फसल को याद रखिएगा, जबकि सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। ठीक है, गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बल्कि उचित और लाभकारी मूल्य दिया जाता है। और इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा सिर्फ 22 फसलों के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। सामान्य रूप से इसे 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में भी लिखा जाता है। कृषि लागत और कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी सिर्फ सिफारिश जो है या संतुति जो है करते हैं और मूल्य का जो निर्धारण या घोषणा जो करता है किसका काम है? सरकार का कार्य है। प्रश्नानुसार इस प्रश्न का जो विकल्प है ये होना चाहिए, लेकिन बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न का जो विकल्प माना था ए को माना था। 143 से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कौन? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 144 से निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 145 आपको दो कथन दिया गया है, बताना है कि विचार करके कौन सा कथन सही है। पहला है कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है। तो आपको पता ही है कितने फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो बताइए 23, 32 नहीं। तो पहला वाला तो गलत हो गया आपका। जो है इसमें दूसरा जो स्टेटमेंट है, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है आरंभ किया है। तो
डी भी मतलब कि आपका डी सही जवाब होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा जो है सही जवाब है। और इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस तो ऑलरेडी किया है, बट फिर से कर लेते हैं। पहला वाला तो आपको पता ही है कि जो एमएसपी के अंतर्गत फसलें आते हैं, कितने आते हैं, 23 फसलें आते हैं। और जो गना है इसके लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य जो है दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जो चावल, गेहूं, दालों के उत्पादन के वृद्धि से संबंधित है। वर्तमान में इसके अंतर्गत मोटे अनाज को भी शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखिएगा, अब आपको गेहूं, चावल, दाल पे ही ध्यान नहीं रखना है। अगर ऑप्शन में आए तो मोटे अनाज को भी उस पर गौर करना है, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्रियान्वयन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यह मिशन जो है 2007-8 में आरंभ हुआ था। कृषि लागत और मूल्य आयोग निम्नलिखित में से कौन से इन मतलब सीएससीपी के कौन से उद्देश्य हैं आपको बताना है। 4 उद्देश्य को यहाँ पे जिक्र किया गया है और कूट को देखकर आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण पहला सही है। दूसरा, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित और लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के बारे में, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, इनके उद्देश्य को देख लेते हैं। जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस है, इनके कीमतों की घोषणा जो है जो करने का सुझाव देता है। पहला है न्यूनतम समर्थन कीमतें, एमएसपी। ये वो कीमत होते हैं जिन पर सरकार कृषि उत्पादों को खरीदने को तो तैयार रहती है। और एमएसपी जो है यह सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पादों की कीमत जो है न्यूनतम समर्थन कीमत से नीचे नहीं जाएगी। एमएसपी कृषकों को सुरक्षा उपलब्ध कराता है यानी कीमत से संबंधित, और यह कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण भी सुनिश्चित कराता है। दूसरा है वसूली कीमतें, यानी जो वसूली कीमतें हैं, वसूली कीमतें वह कीमतें हैं जिस पर सरकार कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। वसूली कीमतें सामान्यतः एमएसपी से ऊंची होती है। तीसरा है जारी कीमतें। इस कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एफसीआई खदानों की बिक्री करता है। एमएसपी जहां कृषकों के लिए हित की रक्षा करता है, वहीं जारी कीमतें उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 147। समर्थित मूल्यों पर खदानों की सार्वजनिक खरीद जो नीति है सुनिश्चित करती है। क्या क्या सुनिश्चित करती है बताइए। पहला, कृषि मूल्यों में स्थिरता। दूसरा, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य। और तीसरा है सार्वजनिक वितरण के लिए खदानों का भंडारण। बताइए, समर्थित मूल्यों पर खदानों की सार्वजनिक खरीद नीति जो है सुनिश्चित करती है। इसका सही जवाब है ए, बी, सी, तीनों ऑप्शन आपका सही जवाब है। तीनों जो इसमें दिया गया है कथन जो है सही है। 148 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन से कथन सही है। 4 कथन दिया गया, आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है, और कूट को देखकर आप बताइए। ठीक है, चारों कथन को पहले आप पढ़ लीजिए, फिर बताइए कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसके आधार पर जो कथन दिया गया है इस पर विचार करके सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है दूसरा, या कह सकते दूसरा। और आपका बताइए दूसरा में क्या है, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। और देखिए तीसरा स्टेटमेंट, देखिए यह खाद्य सुरक्षा मिशन में जो है सहायता प्रदान करती है। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट आपका जो है सही है, दूसरा तीसरा, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किया है, अगर चाहते हैं तो फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो एमएसपी है किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। सरकार द्वारा फसल बोने से पूर्व देश में एक एमएसपी निर्धारित कर दी जाती है, और इसके अतिरिक्त बाजार परिस्थितियों के अनुरूप किसानों को कुछ अतिरिक्त राशि के भुगतान का भी क्षेत्रानुसार और समयानुसार प्रावधान है, जिसे सरकार आवश्यकता पड़ने पर कृषिगत
उपजों की अधिक मात्रा खरीद सके। निष्कर्षतः किसान अपने उपज को सरकार को तभी बेचेगा जब बाजार मूल्य जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो। अतः एमएसपी का उद्देश्य किसानों को पैदावार का न्यूनतम मूल्य उपलब्ध करवाना है, न कि लाभ को अत्यधिक कराना। एमएसपी खाद्य सुरक्षा में सहायता करती है। एमएसपी ही जो है वसूली कीमतों के निर्धारण का आधार है। वसूली कीमतों के निर्धारण से ही पीडीएस खाद्य सुरक्षा में जो है योगदान देता है। तो इन सारे पहलुओं को जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 149। आपको बताना है कि निम्नलिखित पे विचार करना है और बताना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है। किन के न्यूनतम समर्थन मूल्य? आपको कुछ जो है खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, आपको इनको देखकर बताना है कि कौन से जो खाद्य पदार्थ हैं मतलब कैबिनेट समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की मतलब की है कैबिनेट मंत्री ने, समिति ने। ठीक है, इसमें जो सही जवाब है आपका दूसरा है और चौथा भी है आपका, पांचवा भी है मूंगफली और छठा है आपका तिल। जौ, रागी, मूंगफली, तिल, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए, किसानों को उनकी फसलों का जो उचित और लाभप्रद मूल्य है प्रदान करने का कह सकते हैं सुनिश्चित करने का जो उद्देश्य है केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष दो मुख्य फसल ऋतुओं रबी और खरीफ के दौरान प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कह सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की घोषणा की जाती है। जो एमएसपी है इसमें जो है किसानों को मतलब कि जो कीमत लागतें हैं उतना तो कम से कम मिलना चाहिए। उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम जो कीमतें हैं उतना मिलना चाहिए, उससे कम नहीं। इसके लिए जो है यह इसमें योगदान देता है और इसमें जो कह सकते हैं इसकी घोषणा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है घोषणा की जाती है कब? दो मुख्य फसलों के लिए रबी और खरीफ के दौरान। न्यूनतम जो कह सकते हैं कि किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य के रूप में जो है एमएसपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस संबंध में सरकार को संतुष्टियां देने के लिए 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना भी की गई थी। इसका नाम बदलकर 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। आयोग उत्पादन की लागत जो है समग्र मांग पूर्ति, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अंतर फसल कीमत तुल्यता, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए 23 अधिसूचित कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। 23 जो कृषि जिन्सें हैं वो 7 अनाज हैं, 5 दालें हैं और आपका 7 तिलहन है और 4 वाणिज्यिक फसलें हैं। जो 7 अनाजें हैं वो कौन कौन सी है? धान है, गेहूं है, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी। 5 दालों में कौन कौन आता है? चना, तूर या अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। और 7 तिलहन में जो आते हैं वो है मूंगफली, रैपसीड या सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, राम तिल और सैफफ्लावर। और जो 4 वाणिज्यिक फसलें वो हैं कोपरा, गन्ना, कपास, पटसन। क्वेश्चन नंबर 158, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 1985 में जो है कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था और इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, 2 बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 151 है, गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? तो सही जवाब है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। जो 1965 से 1985 में जो नाम बदल के कर दिया गया था वो है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था 1965 में जो कृषि मूल्य आयोग था, 1985 में क्या हो गया था? कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो ध्यान रखना है। 152 है, खदानों के समर्थन मूल्य की संतुष्टि देता है। कौन देता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सेम क्वेश्चन है। 153 है, सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद के लिए जो है 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था? तो 1350 रुपए प्रति क्विंटल। और जो न्यू डेटा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है की गई है। जारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों के तहत विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूं के लिए 1975 रुपए प्रति क्विंटल का जो है मूल्य निर्धारण किया गया है। तो 2021-22 का जो डेटा है 1975 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का जो है मूल्य निर्धारण है, ध्यान रखिएगा 1975। न्यू डेटा हमको याद रखना है। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थित मूल्य 2018-19 के दौरान कितना था? तो 1750 रुपए, ठीक है। और 2021 के लिए जो है धान का जो मूल्य है 1868 रुपया, और जो ग्रेड 1 जो धान होगा ग्रेड ए का, उसका दाम होगा 1888 रुपये प्रति क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 155 है, भारत के किस राज्य ने हाल में फलों और सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए निर्धारण का फैसला लिया है? सही जवाब है केरल सरकार। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अक्टूबर 2020 में केरल सरकार ने फल और सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला लिया। 1 नवंबर 2020 से यह प्रभावी हो गया। फलों और सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने वाला केरल जो है देश का पहला राज्य है। केरल सरकार 16 फलों और सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला लिया, जिसका आधार मूल उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा, जिससे किसानों को क्या होगा, अपने उत्पादन लागत के साथ साथ लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। 156 है, मूंगफली के लिए भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1995-96 के लिए कितना रुपया था? तो 900 रुपया। ये उस समय की क्वेश्चन है, 1995 की। जो न्यू डेटा है इस पे ध्यान रखना है। देखिए 1 जून 2020 को जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 5275 रुपये, और 2019-20 में यह कितना था? 5090 रुपये। 157 है, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है वह कौन सा मूल्य होता है? अधिप्राप्ति मूल्य, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 158, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे क्या जाने जाते हैं, किस रूप में? तो वे वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 159 है, निम्नलिखित में कौन सी एक नगद फसल नहीं है? वो है आपका सोयाबीन। ये नगद फसल नहीं है, बाकी तीनों जो है तंबाकू, कपास, रबर, ये तीनों जो है नगदी फसल है। 160 है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, खाने योग्य तेल, डी ऑप्शन। देखिए प्रश्नकाल और वर्तमान में भी बात करें तो वस्तुओं में सर्वाधिक आयात खाने योग्य तेल का ही है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2018-19 और 2019-20 में खाद्य एवं संबंध वस्तुओं का कुल आयात में हिस्सा जो था 3.2% और 3.5% का, जिसमें खाद्य तेल का हिस्सा इसी अवधि में क्रमशः 1.9 और 2% रहा। नेक्स्ट है 161, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा जो प्रजाति है वो कौन सा है? अल्फांजो, सी ऑप्शन। 162 है, संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसानों के लिए बैंक ऋण के समय अनुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है कितना प्रतिशत? 4%। 2011-12 के बजट के लिए जो है किसानों के लिए बैंक ऋण के समय अनुसार भुगतान पर सब्सिडी 2% से बढ़ाकर 3% कर दी गई है, और इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर 7-3 बराबर 4%। वर्तमान में भी यही जो ब्याज की दर है कायम है। 163 है, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? वो है भूमि राजस्व, डी ऑप्शन। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में भूमि राजस्व शामिल नहीं होगा, जबकि बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल इत्यादि इसकी चल लागत पूंजी में शामिल होंगे, क्योंकि ये सभी कृषि आगत में जो है शामिल है। 164 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि वित्त का जो है प्रमुख सिद्धांत है? कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन, देख सकते हैं आप, डी ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब है, यानी उपरोक्त सभी। कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत है उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन, संगठन आदि।
तो याद रखिएगा, कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत, उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन, संगठन आदि। 165 है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? वो है आपका ऑप्शन डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो कृषि वित्त के स्रोत हैं दो भागों में बांटे गए हैं। एक संस्थागत स्रोत है जिसमें सहकारी समितियां और बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरकार जो है आती है। दूसरा है गैर संस्थागत स्रोत जिसमें महाजन, साहूकार, संबंधी रिश्तेदार, व्यापार, जमींदार और आढ़तिया आते हैं। तो ये सारे जो है इनका नाम याद रखिए गैर संस्थागत स्रोतों में, और जो संस्थागत स्रोत है उनका। 166 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दो कथन है। कथन एक है, पहला कह रहा है कि कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलना में अधिक ऋण देते हैं। दूसरा है, डीसीसीबी एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख को निधि उपलब्ध कराना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका जो है यानी सेकेंड स्टेटमेंट सही है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एक सहकारी बैंक है जो सहकारी समितियों को कृषि ऋण और अन्य प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी जो है 15% है, जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हिस्सेदारी 79 और लगभग 0.05% है। पहला कथन इसलिए गलत है। डीसीसीबी एक जिले विशेष में स्थिर होता है। इसका प्रमुख जो कार्य होता है प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना होता है। 167 है, किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के प्रमुख स्रोत मतलब कि सम्मिलित है इनमें से। तो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आप देख लीजिए और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, आरआरबी और गैर सरकारी उधारदाता जो है इसका सही जवाब होगा। किसानों और उनकी अल्प अवधि और दीर्घ अवधि जो आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण का जो मुख्य स्रोत है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं, व्यावसायिक बैंक है, आरआरबी है, गैर सरकारी उधारदाता भी है। जो गैर सरकारी उधारदाता जो है वो भी जो देते हैं, इनको उधार देते हैं, पैसे जो है वित्त प्रोवाइड कराते हैं। 168 है, निम्नलिखित में कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? वो है आपका निजी धन उधार देने का प्रचलन। और 169 है, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा एक है? वो है वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा वाणिज्यिक बैंक, इसके बाद जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देता है, फिर सहकारी बैंक। इन तीनों का हिस्सा जो है आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर आपका है 171, भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्न में से कौन कौन है? तो देखिए इसमें है वाणिज्यिक बैंक पहले स्थान पे, इसके बाद आपका आता है सहकारी बैंक और फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो 312 जो आपका डी ऑप्शन में दिया गया है सही जवाब है। 172 है, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? वह है वाणिज्यिक बैंकों की। 173 है, हाल के वर्षों में निम्न में से कौन कृषि तथा संबंधित क्रियाओं के लिए सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है? वह है विदेशी निजी बैंक। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हमारा जो क्वेश्चन है 74, सप्रंग सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है। किसका प्रावधान नहीं है? तो ऋण भुगतान में माफी का, डी ऑप्शन। सप्रंग सरकार के नए कृषि पैकेज में भूमिहीन कृषकों को बैंक से ऋण प्राप्त करने, इससे संबंधित प्रस्ताव नाबार्ड के द्वारा बनाए जाने और 50 लाख से अधिक नए कृषकों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का जो है उल्लेख है। इसमें ऋण भुगतान से संबंधित माफी का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की जो भारत की सरकार है इसने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। किसके लिए? तो कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, 2003 में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रस्ताव के माध्यम से 500 करोड़ रुपए से कीमत स्थिरीकरण कोष स्थापित किया था
और इस कोष का उपयोग चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए जो है किए जाने का प्रावधान था। ठीक है, और यह योजना जो है इसमें जो यह योजना जो प्रारंभ में 3.42 लाख उत्पादों के लाभार्थ 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी। कोष का उपयोग इन उत्पादकों की कीमतों में 20% कमी या वृद्धि होने पर किया जाता है। 176 लास्ट क्वेश्चन है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें जो आपका सॉरी ये तो यहीं पे समाप्त हो गया और 76 नंबर क्वेश्चन पे। और इस पे आप देख सकते हैं कि जो दिया है भारत में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक जो राज्य कर्नाटक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु का। इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन का जो पूरा जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये टॉपिक पूरी तरह से कृषि एवं खाद्य प्रबंधन के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उद्योग क्षेत्र। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।